हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के विषय को लेकर। आप लोगों को इस विषय वस्तु को लेकर रुचियाँ काफ़ी रहती हैं, कई सारी चीज़ में सीखने को मिलती हैं। लगातार चर्चा का विषय इसलिए भी रहता है क्योंकि भारतीय संविधान को लेकर या कानून को लेकर या आए दिन कई सारी प्रकार की याचिकाओं को लेकर ये हमेशा एक हाईलाइटेड रहता है। संसद के द्वारा कोई भी संविधान या अधिनियम या कोई भी कानून पारित किए जाने के कारण भी यहाँ पर ये चर्चा का विषय रहता है। और इससे रिलेटेड प्री और मेंस के एग्जाम जब भी आप सिविल सर्विस का देते हैं या कोई भी आप वनडे एग्जाम भी देते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कई बार ये फैक्चुअल होते हैं और कई बार ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं। एग्ज़ाम के समय में आप कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कितने कम समय में पूरी पॉलिटी का रिवीजन कैसे किया जाए। जब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में तो आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। क्या आप पूरे नोट्स बुक को वापस पढ़ने जा रहे हैं या फिर पूरे की पूरी किताब को वापस पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा क्या हो जो आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम समय में पूरा आपको रिवीजन करा दें। और रिवीजन भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जो होता है वो कह सकते हैं कि एक ही वीडियो में बहुत सारा मैटर दे दिया जाता है। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए या फिर कहते हैं पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको थोड़ी डिटेल से चीज़ें पढ़नी होती हैं। और डिटेल भी आपको इस तरीके से वहाँ पर स्टडी करा जाए तो भी आपका कम से कम समय में किस तरीके से इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाए, जो आपको न सिर्फ प्री के एग्ज़ाम के लिए आपको क्वालिफाई करा सके बल्कि आपका मेंस के एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करने में भी आपको उतनी ही हेल्प करे। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर इंडियन पॉलिटी विषय वस्तु को लेकर मैं यहाँ पर एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इन वीडियोस के माध्यम से आपको इंडियन पॉलिटी, पूरी पॉलिटी जो होती है प्री और मेंस दोनों ही सब्जेक्ट के लिहाज से बहुत ही कम वीडियोस में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके माध्यम से अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ आपको इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके हल होंगे, बल्कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए पॉलिटी का, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको कर पाओगे। तो आज हम एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है कि पूरी पॉलिटी को पढ़ने से पहले राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण शब्दावलियां, राज्य व्यवस्था की अवधारणात्मक चीज़ों को लेकर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। राज्य व्यवस्था जिन चीज़ों को लेकर चर्चा करता है पूरी एक विषय वस्तु के रूप में, उनका एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पढ़नी होती हैं, पॉलिटी को वहाँ पर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं राज्य व्यवस्था में पहला जो शब्द है राज्य। राज्य शब्द का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आप इसको समझते हैं, जब भी आपको ये राज्य एक शब्द आता है तो आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है, एक बहुत ही बेसिक सी अवधारणा बनती है। राज्य है क्या? एक मूर्त अवधारणा है या अमूर्त अवधारणा है? क्या एक बौद्धिक विचार है या फिर इसको कह सकते हैं एक सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी एक विधान है? तो राज्य शब्द को समझते हैं। राज्य होता क्या है? अगर आप यहाँ पर देखें तो राज्य क्या है, राज्य को हम बेसिकली एक प्रांत के रूप में संदर्भित करते हैं, समझते हैं। राज्य जैसे ही शब्द आता है तो हम किसी प्रांत को वहाँ पर संज्ञा से समझ लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इस तरह की चीज़ों को आप समझते हैं। लेकिन मूलतः यदि राज्य को हम समझने की कोशिश करें, एक परिभाषा के अनुसार इसे देखें, तो राज्य अपने आप में किसी समाज की एक राजनीतिक व्यवस्था, अमूर्त अवधारणा है, जिसमें भारत जैसे कि एग्जाम्पल के स्वरूप समझने के राजनीतिक अवधारणा क्या है। भारत को एग्जाम्पल लेते हैं, भारत की सरकार है इसमें, जिसमें आपका भारत की सरकार के संदर्भ में कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, नौकरशाही हो गए। तो ये राज्य के सभी तत्वों के एक राजनीतिक अवधारणात्मक रूपों को मिलाकर बनता है, जो कि उसको संचालित करने का कार्य करती है राज्य। लेकिन इसको और भी अच्छे समझने के लिए एक 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, 4 कह सकते हैं इसके प्रमुख अंगों के रूप में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि राज्य के 4 जो तत्व हैं वो हैं 4 तत्व: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। कहते हैं जब भी आपको राज्य को परिभाषित करना हो, राजनीतिक अवधारणा के अतिरिक्त यदि आपको राज्य को समझना हो, तो आप 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखें। क्या? सबसे पहले भूभाग। कोई भी जो राज्य होगा उसका एक कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा। जैसे कि भारत है, भारत का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वहां पे शासन संचालित होता है, सरकारें चुनी जाती हैं, जनसंख्या निवास करती है और सारी प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं। तो कोई भी जो राज्य होगा उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा। दूसरी जो बहुत प्रमुख जरूरी चीज है वो है जनसंख्या, क्योंकि राज्य कोई भी जो भूगोल है वहाँ पर रहने वाली जो जनसंख्या एक निश्चित जन समुदाय होना चाहिए। जो निश्चित जन समुदाय ही वहाँ पर उस देश के निर्माण के लिए, किसी प्रकार की शासन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए, संसाधनों के वितरण के लिए, अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी है।
साथ ही अगर हम देखें तो ये जनसंख्या एक राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप यहाँ पर इसका संचालन होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। सरकार क्या है? सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से एक सामूहिक तौर पर शासन संचालन कानून निर्माण करने वाली एक संस्था है। तो सरकार क्या है? एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से सरकार या राज्य जो होता है संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का क्या मतलब होता है? संप्रभुता का क्या मतलब होता है? सरकार के पास अपने भूभाग व जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर अब हम बात करें कि इसका क्या कोई एग्जाम्पल है, समझने के तौर पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, जैसे राज्य के अंतर्गत हमने कहा 4 तत्व होने चाहिए। ये 4 तत्व अनिवार्य हैं। यदि यहां पर कोई भी एक चीज अनुपस्थित है तो हम उसे राज्य नहीं कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष अगर हम देखें तो तिब्बत का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तिब्बत को अगर हम देखें तो एक निश्चित भूभाग है उसका, तिब्बत जो है उसके पास अपनी एक जनसंख्या है, जनता है, उसकी अपनी एक सरकार है। लेकिन अगर हम देखें तो वहां पर उस भूभाग को, तिब्बत को वहां पर तिब्बत के रूप में परिभाषित नहीं किया था। उसका कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। चीन के द्वारा उसे अपना एक पार्ट बना, उसे चीन का हिस्सा बोला जाता है। तो तिब्बत जहां पर उसकी अपनी एक सरकार है, तिब्बत की अपनी एक जनसंख्या है, लेकिन तिब्बत की वहां पर कोई निश्चित भूभाग नहीं होने के कारण क्या है, तिब्बत को हम एक राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, यहाँ पर पराधीन भारत को आप लेकर देख सकते हैं। जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो वहां पर भी क्या थी? जनता थी, साथ ही वहां पर सरकार थी, लेकिन उसके पास अपना एक भूभाग था। लेकिन क्या संप्रभुता थी? क्या उसके पास स्वतंत्र तरीके से निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी? संप्रभुता नहीं थी भारत के पास। इसलिए उस पराधीन भारत को भी हम एक राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी राज्य जो है उसके लिए ये चारों ही अनिवार्य तत्व हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित होगा तो वहां पर आप उसे राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। अब इसी तरीके से जब आप राज्य को समझ लेते हैं तो एक और वर्ड आता है राजनीति। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं राज व्यवस्था को समझने के संदर्भ में। तो यहां पर राजनीति को आप समझिए कि राजनीति क्या है? जनसेवा का एक माध्यम है। राजनीति मूलतः एक वैचारिक संदर्भ में यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो राजनीति जनसेवा का माध्यम है, और समाज व लोगों के लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसको समझने के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए वहां पे हम राजनीति जैसे तत्वों को यहां पर प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत क्या है या राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है विचारों, नीतियों का व्यवस्थित रूप, संविधान, सरकार, समाज के निर्माण में तर्कसंगत ढंग से सोचना और उसका मूल्यांकन करना। सिद्धांत मूलतः वैचारिक स्तर पर दिए गए तर्क वितर्क या विचार होते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को लेकर या किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी भी संस्थान को लेकर एक तर्क संगत वैचारिक सिद्धांत अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत भी ऐसा ही है, जिसमें हम विचार और नीतियों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, साथ ही यहाँ पर संविधान और सरकार का, समाज का निर्माण करते हैं और उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है इसको भी वहां पर निर्धारित करते हैं। इसी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था की हमें आवश्यकता क्यों है, यह भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि चलिए ठीक है, राजनीति है, राजनीतिक सिद्धांत क्या, हमें इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था हमें क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, किसी भी राज्य के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था का होना क्यों जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इसके तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहली चीज, सामाजिक परिवर्तन। समाज में लगातार नई नई चीजें होती रहती हैं। कई बार ये आर्थिक तौर पर इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, समाज में हो रहे परिवर्तन देखने को मिलता है, और ये समाज में कई अलग अलग तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। समय अनुरूप इन परिवर्तनों को सही ढंग से संचालित करने के लिए, यहाँ पर सभी के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक अच्छे कानूनों का निर्माण करके इनके मध्य एक सौहार्दपूर्ण स्थिति में सबके विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जब हर एक समाज में, अगर हम देखें भारत के ही समाज को आप ले लीजिए, कई सारी विविधता से परिपूर्ण है। कई जो अगर राज्य हैं, कई राज्यों की अपनी अपनी एक बहुसंस्कृत विविधता है, और इन सब को समान रूप से लेकर के एक साथ चलने के लिए वहां पर एक राष्ट्र निर्माण को और सभी के मन में राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत करने के संदर्भ में, सभी के मध्य समानता की स्थिति बनाए रखने के संदर्भ में और राष्ट्र को संचालित करने के संदर्भ में भी हमें केंद्रीय व्यवस्था के तौर पर एक राजनीतिक व्यवस्था की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्था में इसलिए भी चाहिए कि जब भी आपके एक राज्य में
कई सारी समस्याओं से जूझता रहता है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा एक बड़ी मुद्दा है, जिसमें अलगाववाद की समस्या होती है, जिसमें आतंकवाद जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए भी आपके पास एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जो कि यहाँ पर निर्णय ले सके कि इन तत्वों को किस तरीके से आपकी समाज से, आज के राज्य से यहाँ पर कैसे दूर किया जाए और सबको वहाँ पर सबसे सुरक्षित बनाया जा सके। कल्याणकारी राज्य के रूप में भी स्थापित करने के लिए एक राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वहाँ पर महिलाएं भी होती हैं, शोषित वर्ग भी होता है, बहुत पिछड़ा वर्ग भी होता है, कुछ बेहतर और धनी वर्ग भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं। तो समाज में इस तरीके के यहाँ पर एक विभिन्नता की स्थिति है। अब इन सभी का कल्याण किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर अमीरों के साथ जो भी स्थितियाँ हैं, जो अमीर हैं उनके साथ किस तरीके से धन इत्यादि का टैक्सेशन कैसे लगेगा, उस पैसे का प्रयोग करके जो निचले तबके के लोग हैं उनका कैसे आप विकास सुनिश्चित करोगे। तो कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ाने को लेकर कार्य किया जाना, जो शोषित वर्ग हैं उनका उत्थान करने के लिए कार्य करना। और इसके साथ साथ हित समूह, कई सारे हित समूह का मतलब कि जैसे हो गया आपका मजदूर संघ हो गया, व्यापारी संघ हो गए, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। अब ऐसी स्थितियों में जहां वह मजदूर संघ भी है, व्यापारी संघ भी है, दोनों ही अगर अपने अपने हित के बारे में सोचेंगे, व्यापारी संघ सोचेगा हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं, वहीं मजदूर संघ सोचेगा कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें मुनाफा, अगर कंपनी कमाती है तो उसमें से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इस तरीके की जब भी हित समूह जो होते हैं वो आपको समस्या उत्पन्न करते हैं। तो इन समस्याओं से आपको कैसे वहाँ पे छुटकारा मिले, किस तरीके से इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना, इतना ज़्यादा समस्या ना उत्पन्न हो जाए कि ये आपस में संघर्ष करने की स्थिति में आ जाएं और राष्ट्र या राज्य के संदर्भ में ये समस्या उत्पन्न हो। तो इनके मध्य भी एक साथ किस तरीके से इनको कंट्रोल करना है, किस तरीके से इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना है, इनके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो आपको राज्य मैंने समझाया, राजनीति समझा दी, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा कर ली। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि इन सभी चीज़ों को संचालन करने के लिए हमें एक शासन चाहिए। तो शासन को अगर हम बात करें तो शासन के यहाँ पर भारत में अगर हम देखें तो 3 अंग होते हैं, और कहीं भी देखें तो मूलतः 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका। विधायिका क्या है, विधायिका जो कानून बनाने का कार्य करती है। विधायिका के 2 सदन हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन, निम्न सदन भारत के संदर्भ में देखें तो उच्च सदन आपका राज्यसभा है, निम्न सदन जो है आपका लोकसभा है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर भारतीय विधायिका जो होती है एक संघात्मक ढांचे को यहाँ पर प्रेषित करती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम देखें तो राज्यों ने को मिलाकर एक केंद्र या संघ का वहाँ पर निर्माण होता है जो कि संघात्मक ढांचे की व्यवस्था को अनुसरित करती है। इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्य जो होते हैं विधायिका अपने अपने लिए कानून स्वयं बनाती हैं, अर्थात केंद्र में भी विधायिकाएं हैं और राज्य में भी अपनी विधायिकाएं हैं, और वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों के लिए वहाँ पर कानून बनाने का कार्य करती हैं। तो ये तो यहाँ पर विधायिका के काम हो गए। इसी तरीके से हम बात करें तो शासन का एक दूसरा अंग है जिसका काम है आपका कानून का क्रियान्वयन करना, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका भी यहाँ पर हम देखें तो 2 तरीके की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है। इसी तरीके से न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का वहाँ पर क्या करती है, उनके माध्यमों से, उन कानूनों के माध्यमों से लोगों को जो विवाद की स्थितियाँ उनका समाधान करना, न्याय प्रदान करना, और किसी के अधिकार अगर वहाँ पे छीने जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर संरक्षण करने का कार्य करती है। तो ये तो यहाँ पे शासन के 3 अंग हो गए, उनके काम के बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में, थोड़ी सी और डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम देखने को पाते हैं। तो आइए समझते हैं कार्यपालिका क्या है। देखिए, कार्यपालिकाएं हमने कहा कि 2 तरीके की होती हैं, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनता के द्वारा जो होते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो चुने जाते हैं, वो यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका के एक सर्वोच्च स्तर के रूप में कार्य करते हैं। अब ये जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य ये चुने गए, इनके चुने जाने के अलग अलग प्रकार हैं, जिसके हम कह सकते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के भी अपने कई प्रकार हैं। सबसे पहले एक अध्यक्षीय कार्यपालिका है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या होता है कि जनता एक निर्वाचक गण के माध्यम से राष्ट्रपति को सीधे चुनती है। जैसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति को देख सकते हैं, वर्तमान समय में अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है, जनता जो होती है एक निर्वाचक गण का वहां पर उनको वोट देती है, वो वहां पर चुनाव करते हैं अपने राष्ट्रपति का।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका है। संसदीय कार्यपालिका में क्या है, विधायिका के सदस्यों में से राजनीतिक कार्यपालिका का चयन किया जाता है। बहुमत दल जो कि सरकार होगी वो आपके यहाँ पर मंत्रिमंडलीय एक शासन व्यवस्था होती है। भारत में आपको देखने को मिल सकता है। भारत में हम क्या है, हमारी जो राज्यपालिका एक संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर हम लोकसभा या राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो भी आपकी कार्यपालिका अर्थात जो दल आता है, जो सबसे बड़ा दल होता है, वो वहाँ पर सरकार बनाती है। वही वहाँ पर मंत्रिमंडलीय समूह वहाँ पर बनते हैं और वो मंत्रिमंडल जो होता है फिर अपने प्रधानमंत्री को चुनती है। तो यहाँ पर हम देखें तो इनडायरेक्टली वैसे अगर हम देखें तो हम किसको चुन रहे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री को इनडायरेक्ट वे में चुनते हैं। डायरेक्टली हम चुनते हैं अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तीसरी है यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका में जहाँ पे अध्यक्षीय और संसदीय दोनों तरीके कार्यपालिका होती है। कहने का मतलब कि जहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का चुनाव होता है। यहाँ पर कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो कुछ शक्तियाँ जो होती हैं राष्ट्रपति के पास होती हैं और कुछ शक्तियाँ आपके प्रधानमंत्री के पास होती हैं, और इसे ही हम अध्यक्षीय या संसदीय प्रणाली कह सकते हैं। ऐसी प्रणाली आपको फ्रांस में देखने को मिलती है जहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के काम अलग अलग हैं। दोनों ही वहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और दोनों ही वहाँ पर शासन संचालन का भी कार्य करते हैं। चौथी यहाँ पर है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक या दो व्यक्ति नहीं होते बल्कि एक समूह जो होता है वो शासन प्रक्रिया का संचालन करता है। एग्जाम्पल स्वरूप आप स्विट्जरलैंड को देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड में 7 लोगों का एक समूह जो होता है शासन प्रक्रिया को संभालता है। सभी 7 लोग एक दूसरे के बराबर शक्तियां रखते हैं और यहाँ पर कोई प्रमुख नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर शासन व्यवस्था में हर एक वर्ष जो होता है इन्हीं 7 में से एक प्रमुख बनता है और धीरे धीरे वो वहाँ पर हर साल वहाँ पे चेंज होते हैं। शक्तियाँ सबकी बराबर होती हैं। इसे हम कहते हैं बहुल कार्यपालिका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राजनीतिक कार्यपालिका के अपने स्वरूप हैं जिसमें अध्यक्षीय, संसदीय, दोहरी और बहुल कार्यपालिका को हमने देख लिया। अब बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। तो स्थायी कार्यपालिका जिसका शासन जो होता है जो एक बार नियुक्त होने के पश्चात जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं अगले कई सालों तक। राजनीतिक कार्यपालिका है जो 5 साल, 4 साल, 6 साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और वो चेंज हो जाती है, लेकिन स्थायी कार्यपालिका वो वहाँ पर एक बार नियुक्त होने के पश्चात वो हमेशा बनी रहती है। उदाहरण स्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा को देख सकते हैं, नौकरशाही व्यवस्था को देख सकते हैं, जो एक बार सेलेक्ट होने के पश्चात, नियुक्त होने के पश्चात, IAS IPS ऑफिसर बनने के पश्चात आपको अपने सेवा मुक्ति तक आप उस कार्यपालिका के अंग के रूप में शासन प्रक्रिया के तहत निर्धारित कार्यों को संचालित करते रहते हैं। इसे हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। न्यायपालिका के संदर्भ में हमने चर्चा पहले भी की कि क्या है, विवाद समाधान का कार्य करती है, न्याय प्रदान करती है, कानून व संविधान की व्याख्या करती है, न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य करती है, मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। साथ ही यहाँ पर हम देखें तो भारत में न्यायपालिका एक एकात्मक व्यवस्था को लिए हुए है जिसमें आपके राज्यों में और जिले के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर तीनों ही यहाँ पर व्यवस्था एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है। जहाँ पर सबसे सर्वोच्च स्तर पर आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आपकी हाई कोर्ट है और सबसे नीचे आपके जिला कोर्ट यहाँ पर आते हैं। ये तो हमने समझ लिया आपके शासन के अंगों के बारे में। अब बात करते हैं कानून, क्योंकि कोई भी राज्य को संचालित करने के लिए आपके पास कानून होने चाहिए। तो कानून कितने प्रकार के संचालित होते हैं? देखिए, कानून में यहाँ पर एक होती है सकारात्मक विधि। सकारात्मक विधि का तात्पर्य होता है जहाँ पर एक समूह जो होता है मिलकर कानून का निर्माण करता है, तो इसे हम कहते हैं सकारात्मक विधि। ठीक है, तो सकारात्मक विधि का मतलब होता है व्यक्तियों के एक निश्चित समूह के द्वारा बनाई गई विधि। उदाहरण स्वरूप संसद को ले लीजिए। संसद में क्या होता है, एक निश्चित समूह के द्वारा कानून बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर पूरी जनता तो मिलकर बैठती नहीं है। जनता के द्वारा कुछ चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और वो प्रतिनिधियों में से भी कुछ लोग बैठते हैं और वो वहां पर मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे मंत्रिमंडल आपका समूह हो गया। तो संसदीय व्यवस्था इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा हम देख सकते हैं प्राकृतिक विधि, अर्थात जो नेचर के अनुसार कार्य करता है, जो नेचर के बनाए गए कानून है। जैसे कि सांस लेना नेचुरल है, ये नेचुरल कानून, अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आपकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये प्राकृतिक विधि होती जाती है। तीसरा है लोक विधि, अर्थात जो लोक परंपराओं पर आधारित जो विधियां हैं उसको हम यहाँ पर कहते हैं लोक विधि के आधार पर। ब्रिटेन में अगर देखें तो वहाँ पर आज भी लोक विधियां संचालित होती हैं। लोगों के द्वारा जो इंपॉर्टेंस, फैक्ट, नॉलेज या भी पुराने समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं वहाँ आज भी उनको मान्यता दी जाती है। चौथी यहाँ पर ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि का मतलब होता है जहाँ पर धर्म ग्रंथों को या धर्म तंत्रों को वहाँ पर प्रधानता होती है चीज़ों को संचालित करने को। जैसे कि कई जगहों पर कुरान है या शरीयत जैसी चीज़ें होती हैं जिसको आधार बनाकर लोगों को न्याय या इंसाफ दिया जाता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर कानून के अपने 4 प्रकार की विधियां हैं। एक है सकारात्मक, प्राकृतिक, लोक विधि और ईश्वरीय विधि। इसके बाद समझते हैं हम शासन प्रणालियों के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शासन प्रणाली के अपने कई प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर देखें तो ये आपके 3 तरीके के हैं। एक है राजतंत्र। राजतंत्र जहां पर एक व्यक्ति प्रमुख होता है, एक राजा होगा, और वो राजा क्या होगा, शासन व्यवस्था संबंधी सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए वहां पे कार्य करता है या शासन संचालन का कार्य करता है। तो एक व्यक्ति पर आधारित एक शासनिक व्यवस्था जिसमें राजा प्रमुख होगा, उसे हम क्या कहते हैं, राजतंत्र। यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 है। दूसरा अगर हम देखें तो अल्पतंत्र है। अल्पतंत्र का मतलब जहां पर कुछ लोगों के द्वारा मिलकर शासन संचालन का कार्य किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अल्पतंत्र। और तीसरा है लोकतंत्र, जहां पर पूरा जो होता है जनता मिलकर के शासन संचालन में अपनी भागीदारी को निभाती है। जैसे वर्तमान समय में चुनाव इत्यादि के माध्यम से हम अपने लोगों को, एक प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, और वो लोग हमारे लिए शासन व्यवस्था का संचालन के लिए कानून इत्यादि का निर्माण करते हैं। अर्थात हम अपने ऊपर संचालन करने के लिए अपने में से ही कुछ लोगों को वहां पर नियुक्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ पे कुछ लोग, और यहाँ पर एक बहुमत संख्या के आधार पर जनता जो होती है वहां पर शासन संचालन का कार्य करती है। दूसरी है शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर भी अगर हम देखें कि कोई भी शासन संचालन करने के लिए स्रोत क्या है, उसकी वैधता क्या है, तो यहां पर अगर हम देखें तो एक है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र अर्थात जहां पर धर्म को प्रधानता मिलती हो, धर्मशास्त्री या धर्म ग्रंथों को जहां पर प्रधानता मिलती हो, उसको हम कहते हैं धर्मतंत्र। जहां पर अगर आप कहें कि प्राचीन यूनान के समय में हम देखें तो वहां पर आपको इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। मध्यकाल में अगर हम देखें तो वहां पर आपको धर्मतंत्री व्यवस्था देखने को मिलती है। वेटिकन सिटी को आप इसमें देख सकते हैं, वर्तमान समय में पोप को वहां पर प्रधानता मिलती है। तो ये क्या है, धर्मतंत्री व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या है, शासन करने का जो स्रोत है वो राजा है, अर्थात राजा ही सर्वप्रमुख है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं होता है और वही शासन संचालन से संबंधित सभी निर्णय लेता है। वो जो कानून बनाएगा वो सबके लिए मान्य है, वो चाहे तो कानून बदल सकता है और वो जब चाहे तो उसे कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। तीसरा है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब हुआ कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा शासन संचालन करना। पहले के समय में देखें तो यूनान के जैसे राजाओं के समय में हम देखें तो वहाँ पे यूनानी जो होते थे उन्हीं लोगों को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी शासक के रूप में चुना जाता था, अन्य किसी वर्ग को नहीं चुना जाता था, जिसका अपना एक उन्होंने कारण थी कि उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग के लोग हैं, जिसमें उच्च जाति के लोगों को ही वहाँ पे चुनाव अर्थात शासन संचालन की जिम्मेदारी दी जाती थी। चौथा है यहाँ पर लोकतंत्र, जहाँ पे जनता को शासन संचालन का मुख्य प्रमुख माना जाता है। जैसे कि आपके संविधान में भी कहते हैं हम भारत के लोग की संज्ञा दी गई है, अर्थात जो भी चीज़ें हैं वो लोगों के लिए हैं, लोगों के द्वारा हैं, लोगों के संदर्भित वहाँ पर चीज़ें संचालित होती हैं। शासन प्रणाली के अगले प्रकार के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे संविधान सम्मत होने के आधार पर देखें तो यहाँ पर भी आपको 2 तरीके देखने को मिलते हैं, एक संविधानवाद, एक दूसरा गैर संविधानवाद। संविधानवाद अर्थात कि कई प्रकार की शक्तियों के समुच्चय, कानूनों के समूहों के माध्यम से शासन संचालन की जो प्रक्रिया है उसको हम संविधानवाद कहते हैं। गैर संविधानवाद जहां पर किसी प्रकार का कोई कानून, शासन शक्ति या नियम प्रक्रियाएं ना हो और बिना किसी प्रकार के नियम, कानून इत्यादि के माध्यम से चीज़ों का संचालन आप करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गैर संविधानवाद। इसी तरीके से अगर आप देखें शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर अगर आप चर्चा करें तो यहां पर भी आपको भीड़ तंत्र मिलेगा। भीड़ तंत्र क्या है, जो यहां पर विवेकशील होकर निर्णय नहीं लेता है, जो कि यहां पर भावनाओं में बह के निर्णय ले जाता है। जैसे कि आपको मॉब लिंचिंग की स्थिति देखने को मिलती है, कोई चीज़ उन्होंने देखी, सोचा विचारा नहीं और जो भी आया उनके भावनाओं के तहत वहाँ बह के किसी को मार दिया, किसी को कुछ भी कर देते हैं, तो वहाँ पर ये क्या है, भीड़ तंत्र की इनको संज्ञा दी जाती है। दूसरा है औसत तंत्र। औसत तंत्र का मतलब होता है जहां पर समाज के बुद्धिमान वर्गों को शासन का हिस्सा न बना करके ऐसे औसत दर्जे के लोगों के माध्यम से शासन संचालन का कार्य किया जाता हो, उसको कहते हैं हम औसत तंत्र। तीसरा इसमें धन तंत्र, अर्थात जो लोग धनी वर्ग के लोगों के द्वारा, धनी वर्ग के लोगों के द्वारा शासन संचालन प्रक्रिया को निर्धारित करना, कानूनों को बनाना, निर्धारण करना, परिवर्तित करना, उसको हम कहते हैं धन तंत्र। चौथा है निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र का मतलब होता है जहां पे एक तानाशाही वर्ग आ जाए, जहां पे लोग कार्य करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार को अपने अनुरूप
जो भी शासन वर्ग के लोग होते हैं वो अपने अनुरूप उसे निर्धारित करने कुछ कोशिश करने लगे। हिटलर जैसी चीज़ों को आप देख सकते हैं। राजतंत्र में भी ये व्यवस्था होती, कई बार जो राजा होता है वो निरंकुश हो जाता है, हर चीज़ को अपने अनुसार संचालित करना चाहता है, लोगों के भलाई के बारे में वो नहीं सोचते हैं। इसके अतिरिक्त योग्यता तंत्र के अंतर्गत जो योग्य वर्ग हैं, जिसके कह सकते हैं कि शासन संचालन करने की जो योग्यता रखते हों, जो बेहतर हों हर तरीके से, उनको वहां पर शासन संचालन की वहां पर जिम्मेदारी दी जाए। और चौथा, इसके अतिरिक्त एक और है वृद्ध तंत्र, अर्थात समाज के बुजुर्ग वर्ग के लोगों के द्वारा शासन संचालन की प्रक्रिया को हम कहते हैं वृद्ध तंत्र। देखिए बहुत छोटी छोटी फैक्चुअल चीजें हैं यहाँ पर, इसलिए हम बेसिक इसे चीजों को पहले समझ रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चीजों के इन डिटेल से अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर भी अगर हम प्रणाली को समझने की कोशिश करें तो एक है आपकी परिसंघात्मक प्रणाली। परिसंघात्मक प्रणाली क्या है? जहां पर कई अलग अलग राज्यों के द्वारा मिलकर के कुछ विषयों को लेकर यह निर्धारित कर लिया जाए कि वहां पर जैसे कि विदेश नीति को लेकर हो गया, सुरक्षा को लेकर हो गया, वो मिलकर के निर्णय लेंगे, बाकी अपने अपने स्तर पर वो स्वतंत्र रहेंगे। तो इसके लिए वो एक परिसंघ का, एक केंद्र का निर्माण कर लेते हैं, जिसे वो परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें राज्यों को यह भी अधिकार होगा वो जब चाहे तब इस परिसंघ से अलग हो सकते हैं। तो परिसंघ का मतलब कि एक अविनाशी राज्यों का एक विनाशी जो होता है संघ की बात करता है, अर्थात राज्य नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उन राज्यों से मिला हुआ जो समूह जो परिसंघ बना है वो कभी भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। एग्जाम्पल स्वरूप आप यूएसएसआर को देख सकते हैं, जहां पर कई राज्यों के समूह था वो, जिसके पास इस तरीके की व्यवस्था थी, परिसंघ कहा गया। लेकिन यूएसएसआर का विघटन 1991 में हो जाता है और वहां पर उसके बाद सभी राज्य आज भी विद्यमान हैं, लेकिन वो परिसंघ खत्म हो गया, वो केंद्र खत्म हो गया, तो इसे परिसंघ कहते हैं। दूसरा है संघात्मक प्रणाली। संघात्मक प्रणाली में भी क्या होता है, कई राज्यों के द्वारा मिलकर ऐसे ही एक केंद्र का या संघ का निर्माण किया जाता है, लेकिन यहां पर अंतर यह है कि यहां पर जो राज्य हैं उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, संघ से अलग होने का अधिकार संघात्मक व्यवस्था में नहीं होता है, जबकि परिसंघात्मक व्यवस्था में राज्यों को परिसंघ से अलग होने का अधिकार होता है। इतना यहां पर अंतर है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो आपको अमेरिका को देख सकते हैं, जहां पर उसने स्टार्टिंग में वो भी एक परिसंघीय व्यवस्था थी, जहां पर राज्यों ने मिलकर के एक केंद्र का निर्माण किया था, लेकिन आगे चल के वहां की न्यायपालिका ने कुछ ऐसे निर्णय दिए जिसके माध्यम से वो परिसंघीय जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, एक संघात्मक व्यवस्था में बदल गई और वहां के राज्यों को संघ से अलग होने के उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। तीसरी है एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत जो केंद्र होता है उसके पास ही सारी शक्तियां होती हैं, राज्यों के पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर सारे जो निर्णय लेने होते हैं वो भी आपका केंद्र करता है। केंद्र ही यहां पर राज्यों को बताएगा आपको किस प्रकार का कार्य करना, कौन सा कार्य नहीं करना है। तो इस तरीके से एकात्मक प्रणाली, जहां पर केंद्रीय स्तर पर ही सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं और राज्यों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है, ना ही उनसे अलग होने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों के नाम या उनकी सीमाओं में इत्यादि में कभी भी परिवर्तन कर सकता है। इसे हम कहते हैं एकात्मक प्रणाली। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो एक एकात्मक प्रणाली की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका व विधायिका के संबंधों के आधार पर भी ये दो तरीके की हैं। एक है आपकी संसदीय व्यवस्था, जहां पर संसद जो होती है प्रणाली के आधार पर शासन संचालन होता है। लोकसभा और राज्यसभा भारत में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जो विधायिका के अंग भी होते हैं, साथ ही कार्यपालिका के अंग होते हैं। उन्हीं के द्वारा मिलकर सरकार बनाई जाती है और वही शासन संचालन का कार्य करते हैं। दूसरी होती है अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में यहां पर जो होती है शासन संचालन के लिए एक व्यक्ति यहां पर राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो कि आपकी संसदीय प्रणाली से बिल्कुल अलग होता है। उसको यहां पर जो संसद होती है उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है, ना ही उसे 5 साल से पहले, उसके कार्यकाल से पहले उसे हटा सकती है। उसके पास किसी को भी नियुक्त करने का अधिकार होता है, वो जैसे चाहे वहां पर शासन संचालन कर सकता है। जैसे वर्तमान समय में आपकी अमेरिका की शासन प्रणाली जो है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि शासन प्रणालियों के अलग अलग प्रकार देख लिए। अब बात करते हैं इन शासन प्रणालियों में परिसंघात्मक और संघात्मक जो प्रणाली हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए यहां पर परिसंघात्मक संघात्मक प्रणाली जो सबसे अच्छी जो विशेषताएं, एक तो सबसे पहले कि इसमें राज्य महत्वपूर्ण है, अर्थात राज्यों से मिलकर केंद्र बना है और राज्य यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए यहां पर राज्यों के पास जैसे परिसंघीय व्यवस्था में ये अधिकार भी है कि उनसे अलग हो सकते हैं। राज्यों के पास यहाँ पर शासन संचालन करने के अधिकार भी होते हैं, जैसा कि आप भारत में भी देख सकते हैं।
जो राज्य हैं उनके पास अपनी विधायिका है, अपने कार्य क्षेत्र में पुलिस इत्यादि के अधिकार हैं, शासन संचालन के अपने अधिकार हैं। तो यहाँ पे राज्य क्या है, परिसंघात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था में राज्य महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर हम देखें तो संविधान की यहाँ पे सर्वोच्चता देखने को मिलती है। संविधान यहाँ पर भी सर्वोच्च आपको दिखाई देगा। संविधान में उल्लिखित कार्यों के आधार पर, विधियों के आधार पर शासन संचालन होगा। तीसरा है न्यायपालिका की यहाँ पे स्वतंत्रता देखने को मिलती है। न्यायपालिका पूरी तरीके से यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होता है और वो स्वतंत्र तरीके से सभी प्रकार के निर्णय करने में स्वतंत्र तरीके से निर्णय देता है, समाधान करता है और जो भी उसके निर्णय होंगे वहाँ पे मान्य भी होते हैं। जैसे आप अमेरिका की व्यवस्था को देख सकते हैं, न्यायपालिका ही थी जिसके यहाँ पर दिए गए निर्णयों के कारण राज्यों को यहाँ पर संघ से अलग होने के उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। इसके अतिरिक्त विविधता का राजनीतिक गठन में योगदान, जिस तरीके की विविधता है भारत में भी देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका में देखें तो वहाँ पर भी आपको कई अलग अलग धर्म, जाति, जनजातीय लोग वहाँ पर रहते हैं और वो विविधता जो होती है उनके शासन संगठन में, कार्य संचालन में आपको देखने को मिल सकती है। स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता देखने को मिलती है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का यहाँ पर वितरण देखने को मिलता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो परिसंघात्मक एवं संघात्मक प्रणाली के स्तर पर आप इसे देख सकते हैं। इसी तरीके से अच्छी चीज़ों के साथ हमेशा किसी भी प्रणाली में कुछ समस्याएं भी होती हैं। जैसे कि आप परिसंघात्मक संघात्मक प्रणाली को अगर आपसे पूछा जाए कि कमियां क्या हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो सबसे समस्या है दोहरा शासन तंत्र है, अर्थात केंद्र के स्तर पर राज्य का आपका शासन अलग है, राज्य के स्तर पर आपका शासन अलग है। देखने के स्तर पर अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो एग्जाम्पल कहता है कि वहाँ पर यदि आपको अमेरिका के किसी राज्य में जो होता है जाना है, कार्य करना है, तो आपको या फिर नागरिकता भी प्राप्त करनी है तो आपको 2 नागरिकता लेनी होगी। एक अमेरिका की नागरिकता लेनी होगी और दूसरे जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो इस तरीके की शासन प्रक्रिया, दोहरी शासन प्रक्रिया होती है, जो कि एक समस्या है। दूसरा, यहाँ पे अत्यधिक वित्तीय बोझ हो जाता है। 2 शासन व्यवस्था, 2 तरीके के, दोनों लोगों के लिए अलग अलग खर्चे चाहिए होंगे, दोनों अपने तरीके हर तरीके की व्यवस्था करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे भी चाहिए होंगे, तो वित्तीय बोझ क्या होगा, डबल हो जाता है। जटिल प्रशासनिक तंत्र भी होगा, केंद्र का अलग होगा, राज्य का अलग होगा। कई बार वहां पर विभेद भी हो जाते हैं क्योंकि केंद्र कहाँ काम करेगी, राज्यों के अंतर्गत ही काम करेगी। तो कई बार कुछ ऐसे विवाद होते हैं, कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर केंद्र और राज्य के मध्य ठन जाती है। प्रशासनिक जो तंत्र होते हैं, एजेंसी होती है, वो भी कार्य क्षेत्र उनके मध्य डिवाइड नहीं हो पाता है और उसके कारण काफी सारा वहां पर विवाद की स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। अधिकार क्षेत्र का विवाद यहां पर देखने को मिलेगा। क्षेत्रवादी प्रवृत्ति से राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा भी हो सकता है। ये क्षेत्रवादिता ज्यादा बढ़ गई या राज्य को ज्यादा वहां पे प्राथमिकता मिलनी शुरू हो गई तो राज्य क्या होता है, संघ से अलग होने का निर्णय करता है। तो यहां पर क्षेत्रवादिता जो होती है वो संघीय व्यवस्था से अलग होने का भी रीजन बन सकती है। इसके अतिरिक्त असंतुलित विकास, कई बार केंद्रीय जो व्यवस्था होती है वो राज्यों के साथ सही तरीके से सामंजस्य न कर पाने के कारण यहाँ पर असंतुलित स्तर पर कुछ राज्यों का विकास होगा और कुछ उससे पीछे रह जाते हैं। साथ ही यहाँ पर राजनीतिक गतिरोध आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि केंद्र में कोई अलग व्यवस्था है, राज्य में कोई अलग व्यवस्था है, तो दोनों के मध्य अगर बेहतर संबंध नहीं है तो वहाँ पर फिर आपको एक राजनीतिक गतिरोध की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब भी आपको संघात्मक व्यवस्था के बारे में, परिसंघात्मक व्यवस्था के बारे में लिखने को आए तो आप इन प्रकार के इसकी विशेषताओं और इसकी कमियों के बारे में उल्लेख कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। ये क्या है, परिसंघात्मक और संघात्मक व्यवस्था दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। परिसंघात्मक क्या है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो संघात्मक जो व्यवस्था है वो कैसी है, संघात्मक व्यवस्था में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। और एकात्मक व्यवस्था के बारे में बात करें तो अविनाशी संघ का विनाशी राज्य की व्यवस्था वहां पर कहते हैं, तो या फिर कह सकते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो तीनों ही एक अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। चलिए यहाँ पे परिसंघात्मक संघात्मक को समझ लिया तो एकात्मक प्रणाली को भी समझ लेते हैं। एकात्मक प्रणाली में सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषताओं के तौर पर देखें तो एक शासन प्रणाली होगी, दोहरी शासन प्रणाली नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर केंद्र में जो शासन प्रणाली होगी वही राज्य और क्षेत्रों के लिए भी कानून बनाएगी। दूसरा, प्रशासनिक इकाइयां केंद्र के अंतर्गत होंगी, क्योंकि राज्य जैसी व्यवस्था है ही नहीं तो सारी चीजें क्या करेगी, केंद्र निर्धारित करेगी। कार्य योजना क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ पर समान होंगे। तो
तो यहाँ पर राज्यों के न होने से, राज्यों द्वारा अलग से कार्यनीतियां न बनाने से, केंद्र के द्वारा बनाई गई योजनाएं ही केंद्र पर भी लागू होंगी, क्षेत्रीय स्तर पर लागू होंगी और सबसे निचले स्तर पर भी लागू होंगी। साथ ही वित्तीय दबाव भी इससे आपका कम हो जाता है, पृथक पृथक चुनाव व्यवस्था नहीं होती है और केंद्र राज्य विवाद की स्थितियां भी इसमें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि जब व्यवस्था ही एक है तो वहां पर दूसरा व्यक्ति ही नहीं है, दूसरी संस्था ही नहीं है, तो इस तरीके कोई भी आपको विवाद देखने को कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ कमियां भी आपको देखने को मिलेंगी। कमियां क्या हैं? जैसे कि नागरिक व शासन के मध्य उचित संयोजन का आपको अभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र ही सब कुछ कर रही है, राज्यों के स्तर पर कोई प्रतिनिधि नहीं है, क्षेत्रीय स्तर पर उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होगा जो कि वहां पर जाकर कार्य करेगा, या फिर बहुत ज्यादा दूरी वहां पर हो जाती है जिसके कारण सामंजस्य या संयोजन या फिर बातचीत करने में समस्याएं उनको आती हैं। नागरिकों को अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी तंत्र और लाल फीताशाही की समस्या बढ़ेगी। जब भी अगर हम देखें, अगर नागरिक अपनी बात केंद्र तक नहीं पहुंचा पाएगा तो किसी का सहारा लेगा। सहारा किसका लेगा? जो उसके पास होगा। उसके पास कौन होगा? नौकरशाही होगी, अधिकारी तंत्र होगा। तो अधिकारी तंत्र और नौकरशाही क्या होती है? लाल फीताशाही बढ़ती है। वो उनका उत्पीड़न करना शुरू करते हैं, शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसी चीजें करते हैं उनका काम करने के संदर्भ में। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था में देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त बड़े भूभाग वाले क्षेत्रों के लिए भी आपको संभव नहीं है। ब्रिटेन जैसे क्षेत्रों में ये लागू है क्योंकि वो बहुत छोटा है, लेकिन भारत, अमेरिका जैसे क्षेत्रों में ये लागू करना आपको संभव नहीं है। तो ये एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आपको ये समस्याएं यहां पर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि संसदीय प्रणाली की अपनी क्या लाभ, क्या विशेषताएं हैं। तो संसदीय प्रणाली में जो अच्छी चीजें हैं कि विधायिका व कार्यपालिका दोनों ही यहां पर अलग अलग दल हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके से चीजों का संचालन करती हैं। दूसरा यहां पर है, विधायिका और कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था में अलग अलग नहीं है, जैसा कि हमने अभी देखा कि हम जो होती हैं विधायिका जो आपकी चुन के आती है, उसी में से हम कार्यपालिका अर्थात जो बहुमत दल की सरकार होती है वो आपको जो बहुमत दल होता है वो सरकार का निर्माण करती है, जो कार्यपालिका का आपका अंग बन जाती है। इसके अतिरिक्त राज्याध्यक्ष जो होता है वो इसमें नाम मात्र का होता है। जैसे कि राष्ट्रपति को आप देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति, उनके पास जो होते हैं वो कहने को तो राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन जो कार्यकारी जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडलीय समूह में होती हैं, जो कि वहां पर प्रधानमंत्री के माध्यम से संचालित होती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उच्च सदन व निम्न सदन होते हैं, जो कि शासन प्रक्रिया में संसदीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी प्रकार के कानूनों को लेकर वहां पर चर्चा करते हैं, उनका निर्माण करते हैं और शासन प्रक्रिया संचालन में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल यहाँ पे सबसे प्रमुख के तौर पर देखा जा सकता है। कार्यकाल विधानमंडल का निश्चित होगा। 5 साल का कार्यकाल भारत में आपको देखने को मिलता है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे और उसके बाद जो चुनकर आएगा वो वहां पर शासन करेगा। तो यहाँ पर ये उनकी अपनी विशेषताएं, चीजें बदलती रहती हैं। यदि अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता के पास ये शक्तियां होती हैं कि वो अपने शासन प्रक्रिया को लेकर जिनको चुना है वो उनको चेंज करके किसी और को ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। संसदीय प्रणाली की लेकिन साथ में अपनी कमियां भी देखने को मिलती हैं। कमियां क्या है? सबसे पहली चीज, मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका विधायिका दोनों का कार्य यहां पर करना पड़ता है। अर्थात एक तरीके से वो आपको संसद में बैठ के वहां पर विचार विमर्श करती है, विवाद कानून भी बनाती है। दूसरी तरफ जो वो कार्यपालिका का अंग बनती है तो उसी योजना को वो संचालन करने का भी काम करती हैं। कई बार जब ये दोनों ही कार्य उन्हें एक ही संस्था को करने पड़ते हैं तो दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार उन्हें अपनी अगली सरकार बनाने के बारे में भी सोचना है और वर्तमान समय में कार्य करना भी है। इसके कारण क्या होता है, उनका जो ध्यान होता है मुख्य कामों से हट करके अपनी सरकार बचाने के संदर्भ में लग जाता है, जो कि यहां पे समस्याप्रद है। इसके अतिरिक्त यहां पर सरकार की अस्थिरता से दीर्घकालिक योजनाओं को लागू न करना भी एक समस्या है कि वो 5-5 साल के लिए चुनकर आते हैं तो बहुत बड़ी योजनाओं को लागू करने से डरते हैं। वो छोटी छोटी योजनाओं को लागू करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं ताकि वहां पे कुछ रिजल्ट दिखाया जा सके जनता को, और उसके आधार पर वो अगली बार सरकार चुन के आएंगे तो फिर अगला कार्य करेंगे। साथ ही यहाँ पे कम योग्यता वाले लोगों को मंत्री का पद दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे धनबल इत्यादि सारी चीजें चलती हैं। जो चुन के आया है उन्हीं को आप बना सकते हैं। तो जो चुन के आया है वो कैसे आया है, यहाँ पे कोई योग्यता का निर्धारण नहीं होने के कारण किसी को भी मंत्री पद बना दिया जाता है, और फिर वो मंत्री किस तरीके के निर्णय लेगा, कार्य करेगा, वो भी एक समस्याप्रद स्थितियां इसमें देखने को मिलती हैं। तो संसदीय प्रणाली की यहाँ पे समस्याएं और विशेषताएं देखी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताओं और उसकी समस्याओं के बारे में। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संदर्भ में अगर विशेषताओं के बारे में मैं बताऊं तो यहां पर आपका राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही सभी प्रकार के कार्यों को वहां पे देखरेख करेगा। और इसके दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि राष्ट्रपति विधानमंडल से पूर्णतः पृथक होता है, और पृथक होने के कारण वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, योग्य लोगों को नियुक्त करेगा। उसकी तो ये सबसे अच्छे, तो योग्य लोग नियुक्त होकर आएंगे, वो अच्छे कार्य करेंगे, बेहतर तरीके से शासन संचालन का कार्य करेंगे।
मंत्रिपरिषद योग्य व्यक्तियों की नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति के पास विधानमंडल को भंग करने की शक्ति यहां पर नहीं होती है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। विधानमंडल अपना कार्य करेगा, विधायिका अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगा, राष्ट्रपति अपना काम करेगा। शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन कारण नागरिकों के प्रति दायित्वों की पूर्ति यहां पर सुनिश्चित हो पाती है। तो दोनों ही जनता के प्रति ही उत्तरदायी हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति यहां पर उत्तरदायी नहीं है, इसलिए दोनों अपने अपने कामों को बेहतर ढंग से यहां पर करते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक कुशलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्रशासन कार्यपालिका का अंग है, तो वहां पर विधायिका के संदर्भ से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली में समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर विधायिका व कार्यपालिका में एक टकराव की स्थिति भी देखने को कई बार मिलती है। जैसे आप देखें ट्रंप के सरकार को लेकर वहां पर कई बार वहां पर एक महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई गई उनके ऊपर, जो ये दिखाता है कि दोनों पृथक होते हुए भी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वहां पर टकराव और तनाव की स्थिति भी बनती है। निश्चित कार्यकाल के कारण जनमत के प्रति यहां पर लापरवाही भी देखने को मिलती है। उनका पता है उनको 4 साल का कार्यकाल निश्चित है, तो जनता के प्रति बहुत ज्यादा वहां पर चीजें या जनमत संग्रह इत्यादि चीजों को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं। एक ही व्यक्ति सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, जिससे गलत निर्णय में सभी जनता को भुगतना पड़ेगा। यहाँ राष्ट्रपति चुनकर आता है, राष्ट्रपति ही सबको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही सारे निर्णय लेता है, और यदि एक भी गलत निर्णय कोई राष्ट्रपति ले लेता है तो वहां पर उसका जो खामियाजा होगा वो पूरी जनता को वहां पर देखना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये थोड़ी एक समस्या देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ाव अगर है राष्ट्रपति का, तो अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में आपको देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र व संविधानवाद का विकास मैं आपको समझा देता हूं। अंतिम कुछ विषय और टॉपिक हैं, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर देखें तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, चाहे वो अध्यक्षीय शासन प्रणालियाँ हों, संसदीय शासन प्रणालियाँ हों, परिसंघात्मक संघात्मक व्यवस्था हो, एकात्मक प्रणाली हो, या फिर यहाँ पर कार्यपालिका के विधायक, इनके बारे में और डिटेल से हम आगे चल के पढ़ें, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पूछी जाती हैं। आइए समझते हैं लोकतंत्र व संविधानवाद का विकास कैसे हुआ। तो आपको पता है लोकतंत्र का जो निर्माण हुआ वो इंग्लैंड की एक देन है। जो वहां पर अगर हम देखें तो इंग्लैंड की एक गौरवमयी क्रांति 1688 में हुई, जहां पर जेम्स द्वितीय का शासनकाल था। जनता जो होती है उदारवाद से प्रेरित हो चुकी थी। वो जनता जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती थी, और उसके कारण वहां पर उसने शासन का बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया, जिसको देखते हुए जेम्स द्वितीय ने वहां पर जनमत के विद्रोह को देखते हुए उन्होंने अपने शासन पद को त्याग दिया, और इसे वो कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति, क्योंकि यहाँ पर खून की बिना कोई एक बूंद गिराए शासन का स्थानांतरण हो गया था। और ये पहली व्यवस्था थी जहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की गई, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो उदाहरण देखने को मिलता है अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका की जो क्रांति यहाँ पर देखने को मिलती है 1776 में, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ सभी अमेरिकी एकजुट हो जाते हैं और उनके खिलाफ वहाँ पर वो अपनी स्वतंत्र व्यवस्था के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। उस युद्ध के बाद वहाँ पर अमेरिका के नागरिक स्वतंत्र होते हैं और एक परिसंघात्मक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, एक लिखित संविधान के माध्यम से शासन संचालन का कार्य करते हैं। तीसरा जो उदाहरण देखने को मिलता है वो फ्रांस की क्रांति को देखने को मिलता है, जहाँ पर फ्रांस की क्रांति में लुई सोलहवें के शासनकाल को वहाँ पे वो ध्वस्त कर देते हैं। जनता वहाँ पे मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को लेकर, कार्य करने के तरीके को लेकर वहाँ पर शासन की जो प्रक्रिया चल रही थी उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त आ चुकी थी। वो जनता स्वतंत्रता चाहती थी, वहाँ पर उस व्यवस्था से त्रस्त आकर शासन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाह रही थी, और इसी संदर्भ में वो बड़े स्तर पर विरोध करते हैं और वहाँ पर राजतंत्र को समाप्त करके एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लेकर आते हैं। तो अगर हम देखें तो लोकतंत्र और संविधानवाद के अगर विकास के लिए ये तीनों क्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण रहीं, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अंतिम बिंदुओं के तौर पर मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा। इसके अंतर्गत लोकतंत्र और संविधानवाद के समक्ष चुनौतियां क्या हैं उसको भी यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर इसमें देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि संविधान सम्मत शासन प्रणाली को बनाए रखना। कोई अगर ऐसा व्यक्ति चुनकर आ जाए जो कि संविधान से इतर उसमें कोई ऐसा परिवर्तन कर दे कि वो आपको संविधान जो होता है उसको एक निरंकुश राजशाही या तानाशाही के रूप में परिवर्तित कर दे, तो एक चुनौती हो जाएगी। वहां पर फिर उसे संचालन, जनता की वहां पर भलाई को सुनिश्चित कर पाना भी एक समस्या होगी। दूसरा है व्यक्ति पूजा व करिश्माई नेतृत्व के कारण संवैधानिक संस्थान कमजोर होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति चुनकर आ जाते हैं जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि उनका कोई विरोध नहीं कर पाता है। वो जैसे चाहे शासन को संचालित करते हैं, जो चाहे वहां पर उसमें कानून
कानून में परिवर्तन कर देते हैं और यहाँ पर इसके कारण आपको जनता को और शासन व्यवस्था में वहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, वहाँ पर उनके समय में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और कुछ आपके हिटलर जैसी चीज़ों को आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर करें, दबाव समूह द्वारा लिए गए निर्णयों को भी यहाँ पर प्रभावित करता है। जैसे कि आपके कुछ धनी वर्ग होते हैं अमेरिका में और इंडिया में भी आप देख सकते हैं, जो शासन व्यवस्था में किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे, किसको क्या मिलेगा, क्या आगे वहाँ पे पॉलिसीज होंगी सरकार को, उसको वहाँ पे प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चौथी जो बात आती है, जनसंपर्क व जनसंचार के माध्यमों पर नियंत्रण अगर किसी एक वर्ग का हो जाए। जैसे वर्तमान समय में आप देखें तो कौन सी न्यूज़ चलनी है, किसी एक मीडिया तंत्र, कोई पूरी का पूरा मीडिया तंत्र एक ही बात को वहां पर रट रहा है। पूरे देश में कुछ भी चल रहा है, मीडिया को उस पर कोई ध्यान नहीं है, वो एक ही न्यूज़ को चलाया जा रहा है, एक ही न्यूज़ को चलाया जा रहे हैं। तो वहां पे क्या है, यदि ऐसी कोई व्यवस्था कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दों से इतर फालतू की चीज़ों पर अगर आप ध्यान देने लगे, और ये तभी होता है जब जनसंचार के माध्यमों पर किसी एक वर्ग विशेष का वहां पर इंपॉर्टेंस वहां पर हो जाए। रूढ़वादी परंपराओं के कारण संविधान का तिरस्कार किया जाए। खाप पंचायतों के द्वारा दिए जाने वाले निर्णय आप इसमें देख सकते हैं कि उनको संविधान में क्या बात कही गई है, किस तरीके की न्यायिक व्यवस्था है, वो उसको नहीं मानते हैं, वो अपने ही स्तर पर वहां पर निर्णय देते हैं और उसी को वो लागू करते हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास, ये भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करते हैं कि संविधान के अनुरूप क्या सही है, क्या गलत है, सही उचित अनुचित का ज्ञान, कानून क्या क्या कहता है, उनको कोई मालूम ही नहीं होता है और उसके कारण उनका कह सकते हैं आप शोषण भी किया जाता है और वो अपने अधिकारों को वहां पे सुनिश्चित भी नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी तंत्र व लाल फीताशाही की समस्या के कारण भी लोगों का शोषण बड़े स्तर पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा नीति निर्माण पर दबाव। उदाहरण स्वरूप आप अगर देखें तो भारत जब होता है एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आता है, जब दिवालियापन की स्थिति में आ जाता है, तो वहाँ आईएमएफ जो होती है अपनी शर्तें ला देती है ऋण देने के बदले कि आपको ये चीज़ें करनी होंगी तभी हम वहाँ पर आपको ऋण देंगे। तो इस तरीके की जो संस्थाएं हैं वो देशों के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। साथ ही तीव्र सामाजिक परिवर्तन, कई बार समाज में अगर बहुत तेजी से चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं तो वहाँ पर भी आपको ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के मध्य एक समस्या के रूप में, चुनौती के रूप में आपको देखने को मिलती है। एट द लास्ट, आज का अंतिम जो टॉपिक है लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जनता व शासन के अगर हम संपर्क के आधार पर देखें तो यहाँ पे लोकतंत्र दो तरीके का है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात जहाँ जनता ही सभी प्रकार के निर्णय लेती हो। जैसे कि पुराने यूनान के समय में कोई भी निर्णय लेना होता था तो सभी को वहां पर बुलाया जाता था, जनता को, और वो सब मिलकर वहां पर निर्णय लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात यहाँ पर जनता अपने शासन करने के लिए, निर्णय लेने के लिए कुछ लोगों को चुनती है और वो लोग जाकर वहाँ पे चीज़ों को निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं। वर्तमान समय की जो लोकतंत्र व्यवस्थाएं हैं वो आपकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं। विचारधारा के आधार पर भी दो तरीके के हैं। उदारवादी ये कहते हैं कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने लिए स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है समझता है, इसलिए वो अपने स्तर पर स्वतंत्र तरीके से किसी को भी चुन सकता है जो उसके लिए कानून बनाने का निर्माण करे, उसके लिए वहाँ पर कार्य करे। इसके अतिरिक्त उसके आने जाने, सोचने समझने, घूमने फिरने और हर चीज़ को मानने और स्वतंत्र की वहाँ पर एक स्वतंत्रता विद्यमान होती है। इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आप इस तरह के उदारवादी लोकतंत्र को आप देख सकते हैं। दूसरा कहता है कि समाजवादी लोकतंत्र कहता है कि एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित हो जो कि यहाँ पर सभी समाज के वर्गों के, अमीर गरीब को साथ में लेकर चल सके, जो भी आपके पास संसाधन हो उसका उचित वितरण सुनिश्चित कर सके, समाज को समावेशी विकास की ओर लेकर चल सके, लोगों को वहाँ पर उनके अधिकारों को वहाँ पर भी प्रदत्त किया जा सके, शोषित वर्गों का उत्थान वहाँ पर कर सके। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं समाजवादी लोकतंत्र। राजनीतिक दलों के आधार पर यदि हम बात करें तो एक होता है एक दलीय लोकतंत्र, जहां पर सिर्फ एक ही दल जो होती है लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर शासन संचालित करती है, एक ही दल लगातार सत्ता में रहती है, बस उसके वहां पे प्रतिनिधि बदलते रहते हैं। जैसे कि आपको यूएसएसआर को आप इसमें देख सकते थे। इसके अलावा वर्तमान समय में आप चाइना को भी देख सकते हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी है जहां पर वही लगातार शासन में बनी रहती है। दूसरी है द्विदलीय लोकतंत्र की अगर हम बात करें, जहां पे दो प्रमुख दल ही लगातार एक के बाद एक के जनता के द्वारा चुन करके सरकार का या शासन का कार्य करती हैं, सरकार बनाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप आप अगर ब्रिटेन में देखें तो वहां पर भी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव दो पार्टियां हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अमेरिका को देखें तो वहाँ भी आपके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो पार्टियां हैं। तो यही जो होती हैं चेंज होकर लगातार यही दो प्रणाली वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं।
तीसरा है यहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र। बहुदलीय लोकतंत्र जहाँ पर 2 से अधिक दल होते हैं और वहाँ पर वो 2 से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, कई बार गठबंधन के रूप में निर्माण करते हैं, कई बार वहाँ पे अलग अलग सरकारें वहाँ पे चुनाव के माध्यम से चुनकर आती हैं। तो यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक वहाँ पर 2 से अधिक जो होती है दल जो होते हैं मिलकर के सरकार बनाते हैं या फिर शासन प्रक्रिया संचालन भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं बहुदलीय लोकतंत्र। भारत में यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। भारत क्या है, एक बहुदलीय शासन प्रणाली है। भारत में अगर हम देखें तो ऐसी 50 पार्टियां होंगी जो कि यहाँ पर कार्यभार संभालती हैं। 6-7 आपकी राष्ट्रीय स्तर की भी पार्टियां हैं। अगर हम बात करें शासन संचालन के संदर्भ में भारत में, तो आज वर्तमान समय में 2 प्रमुख गठबंधन है, एक एनडीए है, दूसरा यूपीए है, जिसमें आपके 2 प्रमुख दल हैं, एक आपका कांग्रेस है, एक आपका बीजेपी है, और इनके साथ कई सारे छोटे छोटे दल मिलकर आपको सरकार बनाने का कार्य करती हैं। तो भारत की जो व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे दल जो होते हैं मिल करके और कुछ बड़े दल मिल करके 2 अलग अलग गणतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण कर चुके हैं, और यही जो होते हैं चेंज होकर आपके केंद्रीय सरकार का निर्माण करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग समाज आते रहते हैं, जैसे कि आपका समाजवादी पार्टी यूपी में है, बहुजन समाज पार्टी है, कई अलग अलग क्षेत्रों में अन्य वहाँ पर क्षेत्रीय आपकी है पार्टियाँ हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर लोकतंत्र क्या है समझा, उसका शासन, कानून प्रणाली, संविधानवाद, संघात्मक प्रणाली, उसके प्रकार की चर्चा की, राज्य को समझा, शासन के अंगों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के टॉपिक को अलग अलग विषय वस्तुओं को लेकर उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसी वीडियो सीरीज उपलब्ध कराई जाए जिसके माध्यम से आपकी पॉलिटी प्री और मेंस के लिए वहां पर सारगर्भित तरीके से आपको उपलब्ध कराई जाए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो अन्य चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।